नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ रिकेश कुमार हांडू जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। कश्मीर इंसर्जेंसी जो किताब एक लॉन्च हुई थी और हांडू साहब उसके अंदर आपकी बड़े-बड़े जो आपने काम किए हैं कम्युनिटी के लिए, जो 1990 से लेके लगातार आप काम करते आ रहे हैं, उन कामों के बारे में जो है वो मैंने पढ़ा है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार आप कम्युनिटी के लिए करते आ रहे हैं। आप जहाँ भी रहते हैं, आप वहाँ कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है बीच में, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कश्मीर छोड़कर आप जम्मू आए, शिवसेना के साथ हो गए और उन बच्चों को तालीम दिलाई जिनके लिए शिफ्ट ही नहीं थी और आपने एक्स्ट्रा शिफ्टें लगवा कर उन बच्चों को तालीमें दिलाई और लोगों की मदद की और इस किताब में भी वो चीज़ छपी हुई है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? गुलशन जी, मेरे को तो बड़ा मतलब दुर्भाग्य समझता हूँ कि मुझे इस भगवान ने शायद धरती पे इसीलिए भेजा है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर पाया उस टाइम पे वाकई में त्रासदी थी। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने थे, जबकि आप जानते हो, आप भी जम्मू से हो। मेरा तो पुश्तैनी घर भी था वहाँ पे रघुनाथ बाजार में, संगलू वाली गली जिसको बोलते हैं। आज भी मुझे मकान नंबर याद है, 123A। तो हमारे को तो मेरे फादर भी पहले भद्रवा में रहे पोस्टेड, उसके बाद बानीमाल रहे रेंज ऑफिसर। उसके बाद नवंबर में, मेरे ख्याल में नवंबर 89 में शायद, हाँ, उनकी ट्रांसफर हो गई थी जम्मू। तो हम लोग फिर दिसंबर में मेरे ख्याल में जम्मू आ गए थे हम लोग। मेरे ब्रदर गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो वो कश्मीर में ही थे। बाकी हमारा परिवार सारा जम्मू आ चुका था। उसके बाद जब ये 19 जनवरी 1990 जो त्रासदी हुई, तो उससे पहले फिर जब लोग, उससे पहले भी लोग आ रहे थे 89 से ही के एंड में, मतलब मान के चलो आप जनवरी में, तो खैर मास माइग्रेशन हुआ था। उससे पहले ही लोग गाँव से, अलग अलग शहरों से अपनी जान बचाते, जैसे जैसे वहाँ टारगेट किलिंग हो रही थी, लोगों को वहाँ पे चुन चुन के, जो हमारे वहाँ पे एडवोकेट थे या पॉलिटिशियन थे या कोई सामाजिक कार्यकर्ता थे, जैसे सतीश कुमार टिक्कू, या मैं बात करता हूँ टिकलाल टपलू जी, या मैं बात करता हूँ श्री सर्वानंद प्रेमी जी या नीलकंठ गुर्जर जी। ऐसे कई लोगों को चुन चुन के सिलेक्टिवली टारगेट किलिंग की, ताकि दहशत फैल जाए। तो लोग फिर अपनी जान बचाते, रोज पथराव हो रहे थे, पोस्टर निकल रहे थे। अलसफा एक अखबार है वहां पे, उसमें बिल्कुल धमकी वाले पोस्टर निकले घरों के दरवाजों के बाहर। हमारे वहाँ टीन के छत होते थे, उनके ऊपर शाम को पत्थर मारते थे। कभी लाइट पावर ऑफ हो रहा है, कभी पुल जला रहे, मतलब बड़ा भयानक मंजर था वो। तो जब लोग आना शुरू हो गए तो मैंने फिर अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया, और मैं फिर अपना समाज की सेवा में लग गया। उसके बाद अलग अलग चैनल से, जैसे आपने भी मेंशन किया कि बच्चे वहां से आ रहे थे, स्कूल छोड़ के, कॉलेज छोड़ते, इंजीनियरिंग कॉलेज के जो हमारे आरईसी में कुछ हमारे कश्मीरी पंडित समाज के लड़के पढ़ रहे थे। तो अलग अलग चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो ये था कि इमिडिएटली गीता भवन में आ रहे थे लोग, तो वहां पे कोई 70-75 फैमिलियां हम एकोमोडेट करते थे। 2-4 दिन में फिर 70-75 फैमिली आती थी। फिर हमने वहां पे गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर जबरदस्ती कब्जे कर लिए, टेंट लगवा लिए, चाहे पुरखू हो, मिश्री वाला हो, गोलपुली हो, नगरोटा हो, जहां जहां वहां पे गवर्नमेंट के साथ मिलके क्या करते, इतने लोग, 3-4 लाख लोग वहां से माइग्रेट करके जम्मू आ गए। उनको एकोमोडेट करना, उनके लिए पानी का इंतजाम करना, उनके लिए वॉशरूम्स का अरेंजमेंट करना, हमारी बहनें थी उसमें, माताएं थी। तो इसलिए मैंने शिवसेना भी ज्वाइन कर लिया था। आप जानते होंगे कृष्ण मनाज जी, वो अभी भी शायद चला रहे हैं अभी शिवसेना। तो उनकी मैं आपके माध्यम से वो उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा, और उनको आज ये खासकर, मेरे पास नंबर नहीं है, आपसे नंबर भी लूंगा, और उनके साथ भी ये बुक मैं शेयर करूंगा। उनको भी बोलूंगा कि आप ये बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि उनको सब कुछ मालूम है कि जब मेरे को सीआरपी ने अप्रोच किया था, और उनको ही मैंने पूरा अपना मतलब हर्ता करता बनाया था। उन्हीं से मेरी एक सिंगल पॉइंट कम्युनिकेशन जम्मू में होती थी, क्योंकि हमारे घर वालों को तो पता नहीं था जब हम कश्मीर चले गए तो हम है कहाँ। तो कोई भी कम्युनिकेशन होती थी हमारे को तो उनके थ्रू ही होती थी, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे ये हालात थे गुलशन जी, फोन टैब थे, मोबाइल तो खैर होते नहीं थे। हम कहीं अपने कैंप से ही लैंडलाइन से फोन करते थे, क्योंकि कृष्ण मना जी ही हमसे हालचाल पूछते रहते थे कभी कभी फोन करके। तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शन थी कि हमारे घर वालों को ना बोला जाए कि हम है एक्चुअल में कहाँ पे। तो ये परिस्थिति थी गुलशन जी वहां पे, मतलब ना पुलिस दिखती थी सड़कों पे, ना वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन थी। मुझे इसलिए बुलाया गया वहां पे कि वहां पे कोई लोकल सपोर्ट था नहीं। हर गली में और हर कोचे में गन आ चुका था। रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, रोज वहां पे फायरिंग हो रही है, रोज किलिंग हो रही है, तो वो मंजर ही था। तो फिर हम लोगों ने वहां पे उनके साथ काम किया, अलग अलग बटालियन में लेकिन रहे। इसमें 2-3 चीजें और भी हैं
जो मैंने पढ़ी हैं, उसमें ये चीज़ नज़र आई। देखिए, आपने लगातार कम्युनिटी के लिए काम करते आए, आपने शिवसेना भी जॉइन की, उसके बाद जो लोग कश्मीर से आ रहे थे, उनको कहीं न कहीं रहने के लिए एकोमोडेशन सरकार के साथ मिलके उनको दिलाई। फिर आपने 2008 में चुनाव लड़ा कश्मीर से, अब 2024 में भी आपने चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें कमियाँ निकाल दी गई। आपको थ्रेट भी रहती है हमेशा, थ्रेट भी थी जब आप 2008 में चुनाव लड़ने की। गुलशन जी जुनून है। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शेर सवार मैदानी जंग में, वो तिफर क्या गिरे जो घुटनों पे बल चले। ये जुनून बचपन से था गुलशन जी, कभी जान की परवाह करी नहीं। जब 2022 2000 मतलब जब 1990 में मेरी उम्र 22-23 साल की थी, तब नहीं मैं डरा, तब नहीं जान की परवाह करी। आपने किताब में पढ़ा ही होगा कि ये मान के चलो कि आज आपके सामने हूँ, अगर जगमोहन को उस टाइम पे ना निकालते तो हमने तो प्लानिंग थी पीओ के जाने की, वहां पे टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करने की, और वहां पे टेररिस्ट कैंप उड़ाने की बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, जो इस किताब में उस टाइम के जो पुलिस चीफ थे वहां पे श्री एस एस अली, उनके साथ हमारी मीटिंगें हुई, इंटेलिजेंस से मीटिंग हुई, राह से मीटिंगें हुई, ट्रेनिंग हुई, सब कुछ तैयारी थी हमारी। तो बहुत कुछ देखा है गुलशन जी। वो भी मेरे को मंजर याद आ रहा है कि जब 26 जनवरी 1990 अनाउंसमेंट हो गई, पाकिस्तान टीवी ने अनाउंस कर दिया था, जब वहां पे बेनजीर भुट्टो प्रवोक कर रही थी वहां पे कि घर घर से निकलेगी आजादी, कश्मीर का बच्चा बच्चा मांगेगा आजादी। प्रोवोकेशन तो खैर दूरदर्शन से, और वहां पे कश्मीर में लाहौर टीवी आता था, उस दिन वो एंटीना होते थे हमारी छतों पे, तो पीटीवी लाहौर टीवी नेटवर्क। पे लोग, हाँ, तो वहां पे लाहौर टीवी कश्मीर में आता था, और वहां पे प्रोवोकेशन रोज चलती थी, टेपे आती थी वहां से, मस्जिदों में माइकों से चलती थी वो टेपे। तो उनकी तो प्लानिंग थी कि 26 जनवरी 1990 को लाल चौक चलो, और वहां पे इनको पाकिस्तान का झंडा चढ़ाना था। और पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग की थी, और वहां पे पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया हो, वो उनके ऑलरेडी मतलब बंदे वहां पहुंच चुके थे, रिपोर्टर पहुंच चुके थे। तो कुछ ना कुछ उनको उस दिन करना था, कि जैसे हमने बांग्लादेश को सेपरेट किया था 1971 में इंदिरा गांधी जी ने बाय वॉर, तो ये पाकिस्तान को तो मालूम था कि हम डायरेक्टली वॉर जीत नहीं पाएंगे, वो इससे पहले भी देख चुके थे मजे। तो उनको यही था कि हिंदुस्तान को हमने 1000 कट देने, जो आज तक कट देते आ रहे हैं। तो वहां भी उस टाइम पे, क्योंकि पूरा कंट्रोल ही, मतलब इंटेलिजेंस तो समझ नहीं आ रही थी, मतलब वहां पे ये हाल था गुलशन जी की, हम जब निकलते थे तो हमारे को भी वहां पे अगर कोई बाई चांस कोई पुलिस वाला मिल जाए सड़क पे, या कहीं पे हम गाड़ी में बैठे हैं, आके खिड़की नॉक करके देख चेक करता था कि ये सडन मिलिटेंट है जो पकड़ा गया, जिसने, हम लोग उस टाइम पे मंकी कैप पहनते थे, कभी सरदार बनते थे, कभी पगड़ी पहनते थे, अलग अलग रूप में निकलते थे ताकि आइडेंटिफाई ना हो। काफी जगह हमारे ऊपर अटैक भी हुए, ग्रेनेड अटैक भी हुए, और भगवान ने बचाना था, बच के निकल के आ गए वापस। जब जगमोहन जी को वहां से निकाला गया, वो मंजर भी मेरे को याद है, जब हम इस्लामिया कॉलेज में थे, अचानक से अनाउंसमेंट हो गई रात को, दूर इस पे रेडियो पे, कि मौलवी उमर फारूक जो है, इनके फादर को वहां पे घर जाके असिस्टेट किया गया था। और बाद में वहां प्रोपेगेंडा चलाई थी कि आर्मी, वो लोग आए थे जो मारने, वो यूनिफॉर्म पहन के आए थे आर्मी की, और उनके प्रोपेगेंडा हो गई पूरे कश्मीर में कि इनको आर्मी ने मारा है। तो अगले दिन देखा हमने, कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी लोग सड़कों पे लाखों की तादाद में निकल रहे हैं, वो भी इस किताब में मेंशन है। हमें मैसेज आई, मेरे साथ उस टाइम पे श्री बलवंत सिंह बाबा होते थे डीएसपी, और काफी दिलेर थे वो, मैं उनके साथ ही अक्सर रहता था। तो उनको जब वायरलेस मैसेज आई तो हम गए थे वो प्रोटेस्ट प्रोसेशन रोकने के लिए, हालांकि वो गवर्नमेंट का फेलियर था कि उन्होंने उस टाइम पे इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया। तो बाद में वहां पे कुछ क्रॉस फायरिंग हुई, क्रॉस फायरिंग में काफी, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपा था कि 30 लोगों उस दिन की डेथ हो गई थी, हमारी भी 2-4 लोगों की कैजुअलिटीज हो गई थी वहां पे। तो वो मंजर भी मैंने आंखों से देखा है। और इसके अलावा भी बहुत है कि अगर मैं अभी कहानी शुरू करूं गुलशन जी, तो ये कहानी सुबह तक खत्म नहीं होगी। अब इसमें जो सिलेक्टेड चीजें थी वो इस किताब में मेंशन है, क्योंकि किताब में भी कुछ लिमिटेशन होती है उनकी। और हमारे इसमें, मतलब एक चीज और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने समाज को, इसमें हमारे मैं बताता हूँ जरा, मैं पहले आपको किताब दिखा दूं, ये जो बुक रिलीज हुई है अभी। ये अमेज़न पे अवेलेबल है ना हाडू साहब? हाँ, अमेजोन अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे अवेलेबल है ये। तो इसमें गुलशन जी मैं एक किताब आप बोल रहे हमारे थे अपने समाज को, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर आपको ये किताब मिल जाएगी और आपको पता चल पाएगा कि कम्युनिटी के लिए कौन कितना काम करता हुआ आया है। जी हाडू साहब बोलिए। इसमें एक मैं चाहूंगा लोगों को बताने के लिए कि इसमें क्यों अभी तो खाली मेरी चर्चाएं हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला। हमारे वहां पे, मतलब आज की डेट में
मैं कहता हूँ 99.9% लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे में कुछ ऐसे कश्मीरी पंडित थे भी जिनके ऊपर टेररिस्ट आए थे और उन्होंने टेररिस्टों के साथ लड़ा। ये मैं आपको पेज दिखाना चाहूंगा। एक मिनट, पढ़ा जा रहा है आपसे? हाँ इसका ये है द कपल हु कॉन्कर्ड डेथ। ये पेज नंबर है इसमें 2017। इसमें हमारे एक महाराज कृष्ण जी थे, जिनके वहां पे एजेंसी थी गैस की और मेडिकल शॉप थी। और ये जगह है, इनका गैस एजेंसी का नाम था चिनार गैस एजेंसी, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन थी। और ये इनका जो घर था वो था वहां पे मोसी विलेज, बाग मेहता श्रीनगर। तो इनके घर पर जब टेररिस्ट आए थे, इन्होंने टेररिस्टों के साथ पंगा लिया, लड़ा। इनको गोली भी लगी थी, उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग बुक है। इसमें जो रियलिटीज है जो आज तक लोगों को पता नहीं थी। बहुत सारी किताबें कश्मीर के ऊपर आई है, और जगमोहन जी की भी किताब आई थी। और उस टाइम पे जब जगमोहन जी जिंदा थे, उन्होंने मेरे यानी को कि उस हांडू टाइम साहब, कॉन्टेक्ट। जो आज की जनरेशन है उसको ये किताब पढ़नी चाहिए और पता लग जाएगा उसको क्या कुछ उस वक्त हुआ था और कौन कौन काम करता हुआ नजर आया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसमें वो ही चीजें हैं जो आज तक किसी भी किताब में नहीं लिखा गया। इवन जो जगमोहन जी की किताब लॉन्च हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उसका नाम था माई फ्रोजन ट्रम्बोलेंस इन कश्मीर। तो उसने अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है। बट एज ए गवर्नर उनको ग्राउंड में क्या उसके बाद भी हुआ या उससे पहले भी क्या हुआ, उनके आने के बाद में भी ग्राउंड में एक्चुअल में जो डॉक्यूमेंटेड है इस बुक में, वो इसमें सारी जितनी भी न्यू मतलब स्टोरीज हैं, मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ ये बेस्ड ऑन आरटीआई है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। ऐसे तो कोई किताब नहीं लॉन्च कर सकता, वो भी एक अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे। और इसका किताब का आपको आपके माध्यम से लोगों को बताना भी चाहूंगा अपने समाज को। इस किताब को लॉन्च चंडीगढ़ में किया गया था। हमारे जो जनरल वीके मलिक जी हैं, जो आर्मी चीफ रहे हैं, उनको दुनिया जानती है, उन्होंने इस किताब को लॉन्च किया है। चंडीगढ़ में एक किताब लॉन्च हुई है अभी कुछ दिन पहले, और वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में लोगों को शेयर भी किया है। और ये जो इस किताब के बारे में जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ट्रिब्यून, जेएंडके के पेपर्स को छोड़ के जो भी पंजाब चंडीगढ़ में न्यूज़पेपर्स है, उन्होंने मोस्टली सबने कवर किया है इसके बारे में। और इसके बाद में आर्मी कर्नल जनरल जो वहां पे रहे थे उस टाइम पे, जिन्होंने वहां पे अपना 90s में, उसके बाद 20s में भी वहां पे सर्व किया, उनके भी इसमें कमेंट आ रहे हैं, अमेजोन पे भी आ रहे हैं। और उन्होंने जो अपने आर्टिकल्स लिखे हैं, तो वो आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर्स में छपे हैं इस बुक के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया। कुछ चीजें तो ऐसी है कि जिन्हों जो उन लोगों ने भी इसमें ऐड की है। ऐसा नहीं है कि खाली कदारी जी ने जो मतलब एक्सपीरियंस किया है, या जो उन्होंने 5 साल इस फील्ड में जाके एक एक आदमी को कांटेक्ट करके, मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ कि उनको 5 साल लगे और एक एक बंदे, इवन मेरे तक वो जब उनको इंटेलिजेंस से इनपुट मिला था, या जो भी उनके सोर्स थे जहां से पता चला था कि मैं इस ऑपरेशन में रहा हूँ, काम किया है, क्योंकि ये हमारे समाज को भी नहीं मालूम था। कुछ लोग जो यानी मेरे कि करीब हैं। यानी कि हांडू साहब, अगर ये कहा जाए कश्मीर फाइल की तरह खोखली नहीं है, पुख्ता किताब है। ये पुख्ता किताब है ना, कश्मीर फाइल्स तो खोखली नहीं है। कश्मीर फाइल्स भी बेस्ड ऑन फैक्ट्स ही है गुलशन जी। बट कश्मीर फाइल्स में आप 1 घंटे 1.5 घंटे में क्या दिखा सकते हो? ये 300 पेज की किताब है, तो आपको इसमें वो चीजें दिखेंगी, हो सकता है वो आपको कश्मीर फाइल्स में भी ना दिखी हो। तो इसमें क्या है, देखो कश्मीर फाइल्स क्या थी कि वो एक साइड की स्टोरी थी अबाउट कश्मीरी पंडित्स। इसमें पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यू हैं। इसमें जो ग्राउंड पे जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने उस टाइम पे ग्राम में काम किया, जैसे मैंने अभी आपको एक कश्मीरी पंडित के बारे में बोला है कि उसने टेररिस्ट के साथ में जब उसके घर पे आए थे, उसमें क्या उसको उसने और उसकी वाइफ ने टेररिस्टों के साथ में कैसे लड़ा, वो फिर अखबारों में भी न्यूज आई थी। फिर उनको वहां से हॉस्पिटलाइज, उनको गोली भी लगी थी। और उनका भी इसमें मेंशन है। और जो उस टाइम पे हमारे पुलिस के चीफ रहे हैं वटाली साहब, उनके भी स्टेटमेंट है इसमें। इसमें ग्राउंड रियलिटीज पे काम किया गया है गुलशन जी। मैं बोल तो रहा हूँ 5 साल लगे हैं उनको। फिर आरटीआई से क्रॉस चेक किया गया कि भाई जो कुछ लिखना है, उनके इंटरव्यूज किए गए, वो रिकॉर्डेड किए गए, कि कल को अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया और किताब छपने के बाद में बैकआउट हो गया, क्योंकि किताब ऑन रिकॉर्ड्स आ चुकी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हो सकता है ये काफी इंटरनेशनल लेवल पे भी बुक परचेज की गई हो।
और जो कश्मीर क्योंकि एक बर्निंग इशू है, इंटरनेशनल इशू है, तो कश्मीर से रिलेटेड कुछ भी कागज निकलता है, कोई भी बुक निकलती है, तो हर वो पूरे वर्ल्ड को उसके ऊपर अटेंशन होता है। और ये किताब तो पूरे वर्ल्ड में सब्सक्राइब की गई होगी। इवन हमारे जो दुश्मन मुल्क बगल में बैठा है पाकिस्तान, उसने भी हो सकता है किताब उनकी एम्बेसी ने यहाँ से परचेज की हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल मीडिया जो अपना ऑनलाइन है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे उस पर अवेलेबल है। और उस पर तो कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप इसको किताब को खरीद सकते हो। तो ये गुलशन जी बहुत चीजें हैं जो इसमें लिखी गई हैं, वो इट इज टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसमें एक भी परसेंट की कोई, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि किताब में जो लिखा है वो 99.9% है। मैं कहता हूँ ये 101% है जो इसमें लिखा गया। तो चलो अच्छी बात है, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। हालांकि इससे पहले भी हमारे वहाँ पे जयपुर में, आपको पता ही है, मैं जयपुर में भी रहा हूँ 8-10 साल, मैंने वहाँ जी समाज की जी सेवा करी है। तो वहाँ भी जब श्री आईजी काबू, जब मैं वहाँ पे होता था तो वो बीएसएफ के डीआईजी होते थे, उसके बाद वो प्रमोट होकर आईजी बने थे। तो वो रिटायरमेंट के बाद भी आए थे जयपुर, अब वो जयपुर में ही सेटल हो गए थे, उनके पूरे ब्रदर्स वगैरह सारे जयपुर में ही सेटल है। तो जब उन्होंने मेरे को वहाँ पे देखा तो उन्होंने भी मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा था। वो हमारे एक इंटरनल मैगजीन आती है, बेंगलोर से छपती है, उसमें काफी सालों पहले आया, लेकिन वो इतना पब्लिसाइज नहीं हुआ था क्योंकि वो एक इंटरनल सर्कुलेशन में थी। तो कुछ लोग ही उसके सब्सक्राइबर थे जिन्होंने वो किताब खरीदी है। तो उन्होंने ही पढ़ा है कि उस टाइम काबू साहब ने मेरे बारे में। अभी रिसेंटली हमारे एक और कम्युनिटी के वैरियर थे, कैप्टन टिकू, वो यहाँ रिटायरमेंट के बाद में ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं हमारे, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। मतलब एज ए प्रेसिडेंट भी उन्होंने काफी काम किया है, एंड विदाउट प्रेसिडेंट भी एज ए बीइंग ए कश्मीरी पंडित, एक्स आर्मी मैन, अभी भी वो समाज की हेल्प करते हैं अपने लेवल पे, चोरी छुपे जो कर सकते हैं। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा अभी आर्टिकल पब्लिश किया है, फेसबुक पे भी डाला है, और उसमें भी उन्होंने तारीफें की है, क्योंकि उनको भी थोड़ा बहुत मेरे बारे में बैकग्राउंड उन्होंने भी वेरीफाई किया है, उनको भी मालूम था। तो कुल मिला के ये चलो अच्छी बात है गुलशन जी। मेरे को इसमें अपनी, मतलब कहते हैं ना, सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन। मुझे इसमें ये चीज नहीं है कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं कभी, आई बिलीव इन वही, मैं कभी ये नहीं बोलता कि मैंने किया। बट एक ये जो हमारा एक हमारे बोलते ना कलंक था हमारे समाज के ऊपर, कि जगह जगह हमसे पूछते हैं कि आप आगे क्यों, आपने क्यों नहीं लड़ा। तो आज कम से कम दुनिया को ये इस किताब के माध्यम से पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी पंडितों ने नहीं लड़ा। अब कश्मीरी पंडितों ने डायरेक्टली नहीं लड़ा क्योंकि उनके पास आईएसआई की बैकिंग नहीं थी, उनके पास फंड्स नहीं थे, उनके पास हवाला का पैसा नहीं था, उनके पास आर्म्स लेने या ट्रेनिंग लेने के लिए या ग्रेनेड खरीदने के लिए, या उस टाइम पे तो वहां पे कैल्शियम कॉप चलती थी, जो पूरी सारी अफगानिस्तान से कैल्शियम कॉपी, जब रशियन वहां से गए तो उन्होंने अफगानिस्तान में सारी अपनी कैल्शियम कॉप छोड़ी, जो सबसे खतरनाक वहां पे राइफल है, AK-47 से भी भयंकर राइफल है, उसको कैल्शियम कॉप बोलते हैं। वहां पे तो पिस्टल तो अब आया है जो अब टारगेट किलिंग हो रही है, उस टाइम पे तो वहां पे बम धमाके, ग्रेनेड, कैल्शियम कॉप, मैगजीन, तो ऐसे होते थे वहां पे। और पूरी रखी होती थी पहले कि किसको कहाँ से मारना है, क्या करना है। फिर हम रात रात भर वहां पे जाके एम्बुश करते थे। जाके हमने इवन कई एरियाज में हमें खुद जाना पड़ता था, क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस हमारी इंडिया की वहां फेल थी, लेकिन इतनी इंटेलिजेंस इनकी वहां स्ट्रॉन्ग थी कि अगर कहीं से भी परिंदा पर मार जाए तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही इंफॉर्मेशन चली जाती थी। तो कई ऑपरेशन हमें ऐसे भी करने पड़ गए कि हमें खुद मिलिटेंट बन के अंदर फैरन के नीचे अपना हथियार छुपा के जाना पड़ गया, पूछताछ करने मोहल्ले में कौन है क्या है। तो ये सारा फिर एक चेन बनता है बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस। एक को आपने पकड़ लिया, उससे 4 इंफॉर्मेशन मिल गई, फिर 4 को पकड़ लिया। तो एक चेन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज जो मैंने वहां पे सीखा है, इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, तो वही फेज रहा। फिर हम, क्योंकि हमारी लोकल भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो भी एक एडवांटेज था, हम कश्मीरी बोलते थे। तो और कश्मीरी और मुसलमान को आइडेंटिफाई करना, माथे पे तो जब तक आप टीका नहीं लगाओगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैं पंडित हूँ या मुसलमान हूँ वहां का। नाक हमारी एक जैसी है, शक्ल हमारी एक जैसी है, भाषा हमारी एक जैसी है। अब थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, जैसे हम त्रेश बोलते हैं वो आप बोलते हैं। तो ये सब कुछ तो हमने बचपन से उनके साथ ही उठे हैं बैठे हैं, तो सब कुछ पता था कैसे करना। उनके साथ घुस जाते थे कैंपों में, उन्हीं की भाषा में उनसे बात करके 4 इंफॉर्मेशन निकालते थे। तो बहुत ऑपरेशन किए, बहुत लोगों को के साथ एनकाउंटर्स किए हैं, बहुत लोगों को पकड़वाया, बहुत से लोग पर बहुत कुछ हुआ। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट यही था कि जो इसको मौलवी फारूक की किलिंग के बाद में जो सबसे घटिया स्टेप ले लिया था उस टाइम पे होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और वीपी सिंह। और अनफॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम का भी ये कहना चाहिए कि मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस टाइम बीजेपी क्यों चुप रही। ये बहुत बड़ा मतलब सवाल है कि जब जगमोहन को वहां से निकाला गया
तो वीपी सिंह सरकार तो बीजेपी के सपोर्ट से थी। तो बीजेपी आज ये दोष कांग्रेस पे, उस पे डाल रही है। तो ये बीजेपी वाले जवाब दे दे कि वो लोग उस टाइम पे खड़े क्यों नहीं। मैं कहता हूँ आरएसएस ने, बीजेपी ने बहुत मैं कहता हूँ बीजेपी तो खैर उतना वजूद में नहीं थी उस टाइम पे। जम्मू में हमारी सहायता समिति थी उस टाइम पे गीता भवन में। वो आगे बढ़ के निकले हमारी हेल्प करने के लिए, चाहे हमारी अकोमोडेशन हो, चाहे हमारा फूड हो, चाहे हमारा खाने पीने, बहुत काम किया है इनडायरेक्टली, मैं मना नहीं कर सकता हूँ उसके लिए। लेकिन हैरानगी इस बात की थी कि जब वहां पे वीपी सिंह को समर्थन था आउटसाइड से बीजेपी का, तो बीजेपी ने उस टाइम पे क्यों नहीं किया। और एक गलती और हो गई है जो जगमोहन ने भी अपनी किताब में भी लिखा है और इंटरव्यूज में भी बोला, कि उस टाइम पे हम लोगों ने अपील की थी लोगों से कि भाई आप यहाँ से मत भागो। जैसे अनंतनाग के सराउंडिंग विलेजेस हैं, जैसे अभी राहुल भटिया जो भी टारगेट किलिंग हुई वहां पे, तो लोगों को वहां पे जो रिमोट एरियाज में जॉब कर रही थी हमारी बहनें या हमारे भाई, तो उनको वहां पे कपल अलग अलग रह रहे थे, तो एक गवर्नमेंट ने वहां पे एक स्टेप ले लिया, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे वहां पे लाया। तो तब से वो थोड़ा सा सेफ है वहां पे। ऐसे ही अपीलें करी थी हमने उस टाइम पे लोगों को कि भाई हमारे जो वहां पे कुछ लीडर थे, जैसे वैष्णवी जी थे, और 1 तारीख को वहां पे एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसके ऊपर मेरे 2 दिन पहले मैंने भी बताया, वैष्णवी जी ने मेरे को कैसे गाइड किया था, कैसे मेरे प्रोटेस्टों के साथ खड़े रहे वो, चाहे कश्मीर में टिकलाल टपलू जी के टाइम, या चाहे इंदिरा गांधी का जब 1984 में किलिंग हुई थी, या उसके बाद जब हमारा टर्मोइल हुआ था 90 में, तो वैष्णव जी ने उस टाइम पे एज ए सीनियर, एज ए गाइड, एज ए मेंटर, कैसे उस टाइम पे मेरे को पीछे से पीठ पे मेरे हाथ रखा था, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलती थी। तो कहने का मतलब है कि वो ब्लंडर था। तो ये तो हिस्ट्री की बुक्स में अब आ गया 1990, और ये तो एक ब्लैक स्पॉट रहेगा ही जब तक वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई रिहेबिलिटेशन का कोई कंक्रीट प्लान नहीं लाती है कि रिहेबिलिटेट करना है। आपको खुद पता है, मैं पीएम पैकेज वालों के लिए भी आवाज उठा रहा हूँ। वो 14 साल से वहां पे किराए के मकानों में रह रहे हैं। अभी पीछे जब वहां पे इंडिया पाकिस्तान हुआ था या पहलगाम हुआ, तब भी वहां पे सारे चैनल्स पे आ गया कि नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हो, माइनॉरिटीज हो कश्मीर में। वो तो बेचारे वहां वॉर जोन में आज की डेट में जॉब कर रहे हैं वहां पे। आज भी ये सरकार 2014 से ही निकम्मी है, 2000 बातें तो बहुत कर रही है इन्होंने। कभी सैटेलाइट टाउन, कभी टिकला टेकलू के नाम पे हम वहां पे पुनर्विरास करेंगे, हमने इतने बसा दिए वहां पे, पार्लियामेंट में नंगा झूठ बोलते हैं। हैरानगी की बात है कि मेरे जैसा आदमी नहीं है कि जो उनको वहां पे गरेबान पकड़ के 4 सवाल पूछ ले, क्या आप बोल रहे हो कि हमने 6,000 एम्प्लॉयज को वहां बसाया। अरे बसाया था उनको, तो बेचारों को रिटायरमेंट के बाद में, तो वो तो ट्रांजिट कैंपों में रह रहे हैं, उनको तो रिटायरमेंट के बाद में एक और माइग्रेशन शुरू हो जाएगा वहां पे। तो खैर ये लंबी डिस्कशन में नहीं खींचना चाहता हूँ गुलशन जी, बट यही है कि जुनून है अंदर, समाज के लिए खड़ा हो और खड़ा रहूंगा। और चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है उनके लिए भी आवाज उठाता रहता हूँ। आज जम्मू में रिलीफ, सॉरी दिल्ली में पिछले 1 1.5 साल से रिलीफ वालों का रिलीफ बंद है बेचारों का, उनके लिए भी मैं गया, मैंने कुछ अपनी डेलीगेशन भेजी थी, जो वहाँ के श्रीनगर से एमपी हैं अगर हुला, उनके थ्रू भी मैंने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखवाई। तब तो ये केजरीवाल को गालियां दे रहे थे, अब तो बीजेपी की सरकार है। अभी पीछे यहाँ पे कोई फंक्शन भी हुआ था, उसमें हमारे अश्विनी कुमार शर्मू जी ने वहां पे जम्मू की पॉलिटिक्स बंद करके अब दिल्ली में पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी थी। चलो मैं कहता हूँ एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने, मैं उसके लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद वहां पे क्या कहते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों का जो रिलीफ है वो चालू करेंगे। लेकिन रोज मुझे उनके भी फोन आते हैं कि अंडू साहब आप ही आगे बढ़ो, आप ही कुछ कर सकते हो। तो चलो ये मेरी एक खुशकिस्मती है कि अगर मैं किसी अपने समाज के लिए काम आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में एक ही चीज गुलशन जी सीखा है, नेकी कर दरिया में डाल ऊपर वाला देखता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस वही कर्म कर रहा हूँ गुलशन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा चलिए खड़े आनंद रहते साहब, हो बहुत हमारे बहुत सुनने के धन्यवाद, लिए। आपने आप मेरे को ये सारी बातें बताने के लिए, और आपकी किताब जो किताब छपी है उसमें आपका भी जिक्र है, और जिक्र बड़े अच्छे तरीके से है। उन्हीं सब पर आनंद साहब मेरे से बात कर रहे थे। आनंद साहब बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद।